हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 को रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन इन द सेंस कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो सारा टॉपिक तो कवर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मुझे जैसा लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने कवर करा है। और मोस्टली मैंने कोशिश करा है कि न्यूमेरिकल पार्ट को कवर किया जाए, क्योंकि यूनिट 1 में न्यूमेरिकल ज़्यादा है इन कंपेयर टू एनी अदर यूनिट। और बाकी के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप एक बार गो थ्रू होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला वीडियोस देखा है या फिर अपने क्लासरूम में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, तो वो सारा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक बार रीडिंग डालोगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए उसको कवर करने का उसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैंने इसमें कवर करा है। प्लस थ्योरी थ्योरी का वही पार्ट कवर करा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझने में दिक्कत आ सकती है। बाकी जो बहुत छोटे छोटे थ्योरी है वो आप एक बार जाओगे अपने नोट्स के तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और टॉपिक्स रह रहा है इसमें, कि कुछ और टॉपिक्स का रिवीजन होना चाहिए था, इसमें स्लाइड ऐड होनी चाहिए थी, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। उसको नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो इसका ले आएंगे, हो सकता है तो यूनिट 1 का ही उसको उस सारे में कवर कर दें, ठीक है। तो चले, आज का सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक। जो डायोड होता है हमारा, डायोड में जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सब कर देते हैं। एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डायोड इक्वेशन, सब कर लेते हैं। फिर लास्ट में ऐड हो जाता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है एट ए रेट ऑफ 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री पर सेल्सियस। शिफ्ट होती है मतलब कम होती है, लेफ्ट साइड कम होती है। जो हमारा नी वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने के रेट से कम हो रहा है, 2.5 डिग्री पर सेल्सियस। मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पे फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस नी वोल्टेज हमारा कम हो रहा है कितने से, 2.5 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो हो गई बात फॉरवर्ड बायस की। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में दो चीजें होंगी, एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और दूसरा रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे डबल हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट 4 माइक्रो एम्पियर है, और यही 50 डिग्री पे पूछूंगा तो 4 का क्या हो जाएगा डबल, 8 माइक्रो एम्पियर। तो हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो डबल हो जाता है। बेसिक तो ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। दूसरा, अगर मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होता है। मैं बोल रहा हूं इंक्रीज होता है कंपेयरिंग ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। क्योंकि निगेटिव वोल्टेज की बात करें तो निगेटिव में तो वोल्टेज बढ़ेगा तो मतलब डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन मैं इंक्रीज बोलता हूं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज। बुक में कहीं कहीं डिक्रीजेज लिखा हुआ होगा, उसने मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए बोला है। मैं यहाँ पर उसने सॉरी माइनस साइन लेकर बोल रहा हूँ, माइनस साइन निगेटिव की बात करेंगे तो माइनस साइन लेके बोलेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजेज। मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजेज। तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीज करेगा मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, लेकिन वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। ये तो बात हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ड्रॉ दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड के साथ ये क्वेश्चन अटैच होना ही होना है, साथ में दोनों अटैच होकर 6 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, ठीक है। आगे चलें।
नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड में हमने क्या देखा है, हमारे पास 3 मॉडल है डायोड के। मॉडल मतलब डायोड जब सर्किट में लगा होगा तो डायोड को कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहला मॉडल है अप्रोक्सीमेट मॉडल, दूसरा है सिंप्लीफाइड मॉडल जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे होते हैं। कौन सा? सिंप्लीफाइड मॉडल ही हर सर्किट में यूज हो रहा होता है। और आइडियल मॉडल, आइडियल मॉडल हम लोग क्लिपर क्लैम्पर में देखते हैं, है ना। और आइडियल मॉडल क्वेश्चन में जब तक आइडियल ना लिखा हो तब तक नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग बाय डिफॉल्ट किसको यूज करेंगे? सिंप्लीफाइड मॉडल को, ठीक है। लेकिन क्लिपर क्लैम्पर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर उसने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट डायोड को हम लोग आइडियल मानेंगे, क्योंकि क्लिपर क्लैम्पर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डायोड आइडियल मानते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो कुछ भी नहीं गिवन है, डायोड नहीं बोल रहा है कि सिलिकॉन डायोड है या फिर जर्मेनियम डायोड है, और ठीक है, तो तब तक हमारा डायोड कैसा होगा? आइडियल होगा, और हम आइडियल वाले मॉडल को यूज करें, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मॉडल में क्या हो रहा है, डायोड की अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है, साथ में उसकी ड्रॉप को भी इंक्लूड करा है। कितने का ड्रॉप होगा? जो डिप्लेशन लेयर में जो वोल्टेज बिल्ड होता है उतने का ड्रॉप होगा। सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम है तो 0.2, ठीक है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, है ना। इसमें अगर V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, V इज इक्वल टू आई आर से कैरेक्टरिस्टिक लीनियर बननी चाहिए, बनेगी ना। लीनियर मतलब डिपेंडेंट होना चाहिए, इनपुट चेंज करने पे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है। लीनियर होगा, और लीनियर होगा लेकिन कहाँ से? जहाँ से नी वोल्टेज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नी वोल्टेज से पहले तक तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना डायोड में, नी वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी नी वोल्टेज के बाद ड्रॉ होगी, और कैसी होगी? लीनियर इन नेचर। दूसरे केस में सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने क्या कर दिया है, आर एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने 0 पुट कर दिया है। मतलब मान लिया है कि डायोड की कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इस टाइम पे अगर ड्रॉप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है और जो वोल्टेज बिल्ड होता है ड्यू टू दी डिफ्यूजन प्रोसेस, सिर्फ उस वोल्टेज का ड्रॉप लेंगे। और जब ड्रॉप ही ले रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस गायब कर दिया, तो लीनियर नेचर गायब हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही नी वोल्टेज के बाद तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ेगी, वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडियल केस, जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम क्लिपर और क्लैम्पर में ही देखते हैं, नहीं तो जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक आइडियल केस नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में खुद वो बोलेगा तो जाकर आइडियल केस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। कंसिडरिंग डायोड एज ए आइडियल डायोड, कुछ भी नहीं बोल रहा है तो तब भी आइडियल ही लेंगे, ठीक है। अगर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि तुम डायोड को 0.7 का ड्रॉप लो, ठीक है। और एक चीज और, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आ रहा है कि डायोड आइडियल लें या ना लें, ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिंपल ऊपर एक लाइन लिख दो कि कंसीडरिंग डायोड एज ए आइडियल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम ड्रॉप लेके चलें, ड्रॉप ना लेने से कंसीडरिंग डायोड एज ए आइडियल हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर उसने साफ साफ बोल दिया है कि डायोड हैविंग ए ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट, इन दैट केस तुम डायोड को आइडियल लेके नहीं चलोगे, वो बोल रहा है कि ड्रॉप लेना है तो लेना है फिर, ठीक है। आइडियल केस में क्या हो रहा है, हमने जो हमारा ड्रॉप हो रहा था ना डिप्लेशन रीजन वाला, बिल्ट इन पोटेंशियल, वो भी 0 कर दिया हमने मान लिया है कि कोई भी ड्रॉप नहीं है। अब मतलब आइडियल केस में डायोड को करंट फ्लो करने के लिए फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, रिवर्स में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो रिवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स में डायोड एज ए ओपन सर्किट काम करेगा क्योंकि कोई भी करंट नहीं जाएगी, और फॉरवर्ड में एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल मॉडल हो गया। आइडियल मॉडल में हम ये चेक नहीं करते हैं कि 0.7 से वोल्टेज ग्रेटर है या नहीं है, सिंपल फॉरवर्ड में कनेक्टेड है मतलब शॉर्ट सर्किट विदाउट एनी डाउट, अगर रिवर्स में कनेक्टेड है मतलब
ओपन सर्किट। ठीक है, फॉरवर्ड में होने के लिए P को प्लस से कनेक्ट करते हैं और N को माइनस से कनेक्ट। और अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए बनेगा ना, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ कब बनेगी, जब हम वोल्टेज पॉजिटिव रखेंगे। निगेटिव के लिए करंट जीरो, नेगेटिव में जब हम वोल्टेज देंगे तो करंट जीरो, क्योंकि नेगेटिव में रिवर्स बायस है। करंट कब मिलेगी हमें, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रही बात? चले आगे। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो सिंपल डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या है, एक रेजिस्टेंस है 0.33 के का, साथ में दो डायोड पैरेलली कनेक्टेड हैं। और कौन से डायोड हैं, सिलिकॉन डायोड। मतलब यहाँ पर जो डायोड कैसे लेंगे, सिलिकॉन लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमारा डायोड यहाँ पे सिंप्लीफाइड मॉडल होगा, अप्रोक्सीमेट मॉडल तो हम लोग कहीं भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन लिखा हुआ है मतलब हम सिंप्लीफाइड मॉडल लेंगे। और कितने का ड्रॉप होगा सिलिकॉन में, 0.7 का या 0.6 का। यहाँ पर 0.7 का ड्रॉप और यहाँ पर भी 0.7 का ड्रॉप। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब डायोड को हम लोग सर्किट में कितने के बैटरी सोर्स से रिप्लेस करेंगे, 0.7 के बैटरी सोर्स से, है ना। 0.7 के बैटरी सोर्स से जब रिप्लेस करोगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0.7। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना है, 0.7। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल पता है कितना, 0.7। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V अपॉन आर। और ये V कौन सा वोल्टेज है, ठीक है, V मतलब चेंज इन वोल्टेज। अगर देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ का 10 और यहाँ का 0.7, तो टोटल 10 माइनस 0.7 वोल्ट होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और रेजिस्टेंस कितने से डिवाइड हो जाएगी, 0.33। यहाँ से जो करंट आएगी वो कौन सी करंट होगी, जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी, 10 माइनस 0.7 दैट इज 9.3, 9.3 डिवाइडेड बाई 0.33 के, यानी कि क्या होगा आंसर इसका, 28.18 मिली एम्पियर हमें रेजिस्टेंस में करंट मिल गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमें ID1 भी फाइंड करना है और ID2 भी फाइंड करना है। रेजिस्टेंस वाली करंट मिल गई है मतलब हमें क्या मिल गया है, I1 मिल गया है। क्वेश्चन में I1 फाइंड करना है, ID1 फाइंड करना है और ID2 फाइंड करना है, और साथ में V आउट भी फाइंड करना है। तो V आउट तो क्लियर दिख रहा है कि इसके अक्रॉस 0.7, इसके अक्रॉस 0.7, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0.7। V आउट क्या हो जाएगी, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब ID1 और ID2 की अगर बात करें तो दोनों ही डायोड हमारा फॉरवर्ड में कनेक्टेड है और दोनों के अक्रॉस ड्रॉप इक्वल है 0.7 का। तो जब भी ये केस, ऐसा केस नहीं हो गया कि दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो, तो क्या होता है, करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पर सेम डायोड है, मतलब इनका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हमने माना नहीं है लेकिन अगर होगा भी तो इक्वल होगा। तो इस करंट के पास क्या ऑप्शन है, वो इक्वली डिवाइड हो जाए, है ना। यानी कि जो भी करंट I1 आ रही थी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होती है, जब रेजिस्टेंस सेम होता है। बाय डिफॉल्ट इनका रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, अगर सिलिकॉन डायोड है, सेम मटेरियल से बना है तो सेम रेजिस्टेंस होगा। सेम रेजिस्टेंस का ड्रॉप है, यानी कि 0.7 का ड्रॉप है, इधर भी 0.7 का ड्रॉप है, तो करंट अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेगी। इक्वली डिवाइड करेगी तो ID1 इज इक्वल टू ID2 इज इक्वल टू I1 बाई 2। और I1 हमारे पास कितना है, 28.18 मिली एम्पियर अपॉन 2, 28
0.18 divided by 2, that is 14.29, यानी कि जो करंट ID1 में जाएगी वही करंट ID2 में जाएगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों ही डायोड के अक्रॉस। ठीक है, तो ID1 इज इक्वल टू ID2 14.09 मिली एम्पेयर। आगे चले। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा डायोड इक्वेशन पे बेस्ड है। डायोड इक्वेशन मतलब I इज इक्वल टू I0 e पे पावर VA अपॉन ईटा VT माइनस 1, यही होती है हमारी डायोड इक्वेशन। इसी इक्वेशन पे बेस्ड ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, कह रहा है जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड बोलते ही जर्मेनियम की ईटा की वैल्यू क्या होती है, कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर एट रूम टेम्परेचर, मतलब आईडी की वैल्यू गिवन है। आईडी क्या गिवन है, 1 मिली एम्पेयर। क्या व्हेन ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, यानी कि VA गिवन है, कितनी गिवन है, VA 0.15 वोल्ट is applied, estimate the reverse saturation current at room temperature। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है तो VT कितना हो गया, 25 मिली वोल्ट, या फिर 26 भी ले सकते हो, आंसर में स्लाइटली डिफर करेगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम 25 लो या 26 लो, मैं 25 लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, 25 मिली वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमें I0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, I0 क्या होगी, बस क्या करना है, ID की वैल्यू गिवन है 1 मिली एम्पियर, I0 हमें नहीं पता, लेकिन हमें E पे पावर VA गिवन है कितना 0.15, ईटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। VT हमारा कितना हो जाएगा 0.025, क्योंकि 25 मिली वोल्ट है, मिली को हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.025 माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। पहले तो जो पावर में है उसको सॉल्व कर लो, देन ई के पावर पे जाना है। ठीक है, अगर कैलसी परफेक्ट यूज करने नहीं आती है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लिखते जाओ और तो सॉल्व करो, एक ही साथ करोगे। नहीं आती कैलसी अच्छे से यूज करना तो हो सकता है तुम गलत कर दो, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.025 क्या आया 6। अब ई पे पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ई पे पावर 6 कितनी हो गई, I0 ई पे पावर 6 की वैल्यू हो गई 403.428। कोशिश करना डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेने का, अगर आंसर एकदम एक्यूरेट चाहिए तो 403.428 माइनस का 1। ठीक है, और ये इधर हमारा मिली में है तो ये मिली में लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं 1 मिली एम्पेयर तो 1 लिख के चल देते हैं, मिली मतलब 10⁻³ भी इस वो इसके आईडी का पार्ट है, तो उसको नेग्लेक्ट करके चलोगे तो ऑब्वियस है तुमने 10⁻³ हटा दिया तो आंसर गलत ही आएगा। तो जो डेटा गिवन है एज इट इज़ लिख के चलो, मिली में है माइक्रो में लिख के चलो, वो कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है बात की बात है। ठीक है, 1 मिली है तो ये कितना है 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब 403.428 माइनस 1, यहाँ से I0 निकालोगे क्या आएगा, डायरेक्ट I0 की वैल्यू लिख दें, 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.48 कितनी आ रही है 2.48 माइक्रो एम्पियर।
अब तुम्हें पता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट माइक्रो में आता है, आंसर भी हमारा माइक्रो में आ रहा है 2.48 माइक्रो एम्पियर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और चेक कर लेता हूँ 403.428 माइनस 1 10⁻³ डिवाइडेड बाय आंसर 2.48 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो डायोड बेस्ड इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है हमारा, 2 मार्क्स में आए या फिर कहीं भी हमारा वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक ऐड हो जाए एडिशनल, तो वहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। डायोड इक्वेशन पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चले आगे। अब इसमें से इस क्वेश्चन में रिवर्स सैचुरेशन करंट फाइंड करना, इसमें से तुम्हें और सारा डाटा गिवन हो सकता था, हो सकता था कुछ दूसरा भी पूछ ले, हो सकता था फॉरवर्ड वोल्टेज पूछ ले, ठीक है, या फिर हो सकता था आईडी की वैल्यू पूछ ले। तो इक्वेशन पता हो तो लगभग कर ही लोगे। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। कैलसी यूज़ करना नहीं आता है, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना, तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। पहले पावर सॉल्व कर लो, देन ई पे पावर लो। आंसर सही लाना है, हमारा एम है। हमें कैलसी यूज़ करना आता है या नहीं आता वो हमारा पार्ट नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। जैसे आए उस प्रोसेस को फॉलो करो, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा जेनर डायोड पर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जेनर डायोड पे 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक तो सिंपल करंट फाइंड करने का आ सकता है, 3 करंट IR, IZ और IL, या फिर वोल्टेज रेंज निकालने के लिए आ सकती है, या फिर लोड रेजिस्टेंस की रेंज निकालने के लिए आ सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, इस क्वेश्चन में RL की रेंज निकालनी है। ठीक है, RL की रेंज निकालनी है कि लोड रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। बाकी हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है VZ की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, IZ मैक्स गिवन है कि डायोड में मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, तो वो है 32 मिली एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स में कनेक्ट करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अभी ये रिवर्स में कनेक्टेड है क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये हमारा P, ये हमारा N, तो N पे पॉजिटिव और P पे नेगेटिव मिल रहा है। तो डायोड हमारा कैसे कनेक्टेड है, रिवर्स में कनेक्टेड है। और जेनर डायोड रिवर्स में कब काम करना शुरू करता है, आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर लूँ, कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड में तो सेम होता है नॉर्मल डायोड की तरह, और ये जेनर ब्रेकडाउन में इससे पहले तक बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी, आफ्टर ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है डायोड को ऑन होने के लिए रिवर्स बायस में। ठीक है, अभी रिवर्स में कनेक्टेड है, अब इसमें करंट तभी जाएगी जब ब्रेकडाउन हो जाए। और ब्रेकडाउन कब होती है, VZ पे। VZ कितना है, 10 वोल्ट। तो इस डायोड को ऑन होने के लिए हमें एटलीस्ट RL के अक्रॉस कितनी वोल्टेज चाहिए, एटलीस्ट कितनी चाहिए, 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट पे ही ब्रेकडाउन होगा। तो एटलीस्ट तो 10 वोल्ट चाहिए मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मुझे ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट आने के लिए कितनी रेजिस्टेंस लगाएं यहाँ पे, जो 10 वोल्ट का हमारे पास वो आ जाए, है ना। तो वहां से क्या मिलेगा, हमें RL मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो इस डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज चाहिए, मिनिमम वोल्टेज 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। RL के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, इनपुट वोल्टेज जो हो मल्टीप्लाइड बाय जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो उसका यूज करने वाले हैं, वोल्टेज अक्रॉस RL क्या लिखूंगा मैं, V in इंटू RL ऑन RS प्लस RL। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा RS है, ये RL है इस हिसाब से, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो RL की तो वैल्यू हमें नहीं पता है ना, RL तो हमें निकालना ही है। RS की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 के। और ये जो वोल्टेज अक्रॉस RL है वो मिनिमम किसके इक्वल होना चाहिए, मिनिमम किसके इक्वल होना चाहिए, VZ के होना चाहिए ना। तो अब V इन की वैल्यू डालो,
वी इन हमारा कितना है 50, आर एल की वैल्यू हमें नहीं पता, आर एल मिनिमम मिलेगा हमें यहाँ से, तो इसलिए मैंने नाम लिख दिया आर एल मिनिमम। आर एस की वैल्यू है 1K प्लस आर एल मिनिमम इज इक्वल टू वीजेड, वीजेड कितना है 10 वोल्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें आर एल मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आर एल की मिनिमम वैल्यू जो इस डायोड के अक्रॉस कितना मेंटेन करके रखे 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट पे ये डायोड ऑन होगी। अब बिना डायोड के ऑन हुए काम होगा नहीं, तो हमें ऑन तो करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो वोल्टेज है आर एल के अक्रॉस वो वीजेड के इक्वल होगा, तभी हमें एक मिनिमम वोल्टेज मिल जाएगी जो डायोड को ऑन कर सकती है, मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी जो डायोड को ऑन स्टेट में रख सकती है। ठीक है, अब यहां से हम लोग आर एल मिनिमम के लिए सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो स्किप करके। 50, चलो डायरेक्ट नहीं, आर एल मिनिमम इक्वल टू 10K प्लस 10 आर एल। क्या हो जाएगा हमारा 40 आर एल मिनिमम इक्वल टू 10K। आर एल मिनिमम की मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें कितना 10K अपॉन 40, 10K अपॉन 40 कितना आ गया 250 ओम। 250 की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो कहीं भी आंसर के में नहीं है, किलो ओम में नहीं है, कितने में है 250 ओम। हमें आर एल मिनिमम मिल गया। ठीक है, अब आर एल मैक्स भी तो चाहिए हमें, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इसको ऑन स्टेट में रख सके, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायोड हमारा खराब हो जाए, डायोड वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, और वर्किंग कंडीशन में होने के लिए मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है 32 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या लिख सकते हैं, जो करंट हमारी रेजिस्टेंस में आ रही है आई आर इक्वल होगी आई जेड के प्लस आई एल के, लिख सकते हैं ये। अब आई आर की वैल्यू क्या होगी, अब डायोड ऑन है तो ये अपने अक्रॉस तो कितना मेंटेन करके रखेगा 10 वोल्ट, है ना। इधर से इनपुट दे रहे हैं हम लोग 50, तो आई आर को लिख सकते हैं 50 माइनस 10 अपॉन 1K। ठीक है, इस वाली करंट की अगर बात करें तो क्या लिखोगे 50 माइनस 10 अपॉन 1K, लिख लिया, इक्वल टू आईजेड। आईजेड कौन सी, आईजेड मैक्स की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम आईजेड कितनी है 32 मिली एम्पियर, और प्लस आईएल। आईएल की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन आईएल क्या हो सकता है वीजेड अपॉन आरएल, है ना। वीजेड, वीजेड की वैल्यू कितनी है, वीजेड, वीजेड हमारा 10 वोल्ट है, 10 अपॉन आरएल मैक्स लिख दें, क्योंकि हम इस बार हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ से जो भी सॉल्व करके आओगे वो कौन सी वैल्यू मिलेगी आरएल मैक्स मिलेगी। ठीक है, सॉल्व करो क्या होगा 40 अपॉन 1000 प्लस 32 प्लस 10 अपॉन आर एल मैक्स मिली में है, और मैं मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस भी के में है तो ये भी मिली में होगा, है ना। मैंने मान लिया है कि रेजिस्टेंस मेरे लिए किलो ओम में आएगा, आंसर जो भी आएगा किलो ओम में आएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इज इक्वल टू 32 प्लस 10 अपॉन आर एल मैक्स, 40 माइनस 32 इक्वल टू 10 अपॉन आर एल मैक्स, दैट इज
8 इज इक्वल टू 10 अपॉन आर एल मैक्स। आर एल मैक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी? 10 डिवाइडेड बाई 8 1.25 किलो ओम में आएगी, क्योंकि मैंने यहीं पे मान लिया था कि ये मिली में है, ताकि हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाए। मिली इंटू के क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरा आंसर 1.25 के आर एल मैक्स। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जेनर डायोड वाला, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बस एक बार वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, वहाँ से आर एल मिनिमम मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर केसीएल लगा दो, वहाँ से आर एल मैक्स मिल जाएगा। बाकी कुछ करना ही नहीं है। सेम फॉर वोल्टेज रेंज के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कितना? 2K। हमें निकालना क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि इनपुट वोल्टेज का रेंज निकालना है, यानी कि वी इन मिनिमम निकालनी है और वी इन मैक्सिमम निकालनी है। अगेन सेम चीज, हमें क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, आई जेड मैक्स गिवन है या नहीं? जनरल करंट मेंटेन ए 30 वोल्ट अक्रॉस, हाँ 30 वोल्ट गिवन है, मतलब हमें वी जेड गिवन है कितना? 30 वोल्ट। ठीक है, जनरल करंट रेटिंग मतलब आई जेड मैक्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 30 मिली एम्पीयर। बस अगेन वही काम करना है, एक बार वोल्टेज डिवीजन रूल, एक बार केसीएल। जब वोल्टेज डिवीजन रूल से जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो मिनिमम आएगी, और केसीएल से मैक्सिमम आती है। ठीक है, सॉल्व करें इसको। जेनर को निगेटिव में कनेक्टेड है, अगेन ये निगेटिव में कनेक्टेड है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। निगेटिव में कनेक्टेड है मतलब रिवर्स में कनेक्टेड है, और रिवर्स में डायोड कब ऑन होती है? आफ्टर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना चाहिए? 30 वोल्ट। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए? 30 होगा तभी ये करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो भाई वोल्टेज डिवीजन रूल क्या लिखोगे? वोल्टेज अक्रॉस आर एल इज इक्वल टू वी इन मिनिमम इंटू आर एल ऑन आर एल प्लस आर एस। ये आर एस हो गया, ये आर एल हो गया। ठीक है, ये हमारा वी इन मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वी इन मिनिमम हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए? वी जेड के, है ना। वी इन मिनिमम तो हमें निकालना है, तो वी इन मिनिमम एज इट इज रहेगा। ठीक है, आर एल कितना गिवन है हमें? आर एल गिवन है 2K। आर एल गिवन है हमारे पास 2K प्लस 200। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 30 वोल्ट के इक्वल हो। यहाँ से हमें निकालना क्या है? मीन मिनिमम। मीन मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 30 इंटू 200, 2000 प्लस 200, यानी कि 2200, यही होगा। प्लस करोगे तो 2200 होल डिवाइडेड बाय 2000। इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करो। 30 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 2000, 33। मीन मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बार बार बोल रहा हूँ मैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल से मिनिमम वैल्यू मिलती है, चाहे वो रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करो या वोल्टेज रेंज के लिए सॉल्व करो, और केसीएल लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पर केसीएल लगा दो, क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई जेड कौन सी? आई जेड मैक्स, जो मैक्सिमम करंट इस डायोड में जा सकती है, वो गिवन है कितना? 25 मिली एम्पियर। आई के लिए अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मेंटेन होगी? 30 वोल्ट।
तो इसमें करंट कितना होगा, वी इन मैक्सिमम -30 ना, वी इन मैक्स -30, इधर से हम अब कितना दे रहे हैं, मैक्सिमम सप्लाई -30 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू आई जेड मैक्स गिवन है हमें 25 मिली एम्पियर प्लस आई एल क्या होगा, ये कितना मेंटेन करके रखेगा, वी जेड कितना है 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2000, यही होगा ना, यहाँ से कैलकुलेट करो, हमारा वी इन मैक्स मिल जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 2000 हमारे पास है, ये हो जाएगा 30 मिली एम्पियर प्लस 2.015, ठीक है, इस प्लस 0.015 5.5 मिली एम्पियर तक, मिली में है तो मिली में रख 5 है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी हमारा इन मैक्स -30 अपॉन 200, अब क्या करेंगे, 200 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इन मैक्स -30 इज इक्वल टू 5.15 200, और मिली है तो मिली को कंसीडर कर ले 10 टू द पावर माइनस, क्या, मिली को कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि सारा मिली में था, तो ये भी मिली में है अभी तक, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 25.015 इंटू 200 टू 10 पे पावर -3, कितना आ रहा है, आ रही है हमारी 5.00, ठीक है, सही करा हमने। मिस्टेक है, सॉल्व करो यार इसको, 30 डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारा मिली में नहीं है ना, सेकेंड, ये 25 मिली वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 0.025 प्लस क्या हो जाएगा 0.015, ये मिली में नहीं है भाई, सबको मैंने नॉर्मल कन्वर्ट कर लिया, अब क्या लिख सकते हो 0.025 0.025 प्लस 0.015 0.004, ये कितना हो जाता है 0.04, अब V इन मैक्स इक्वल टू 200 0.4 प्लस का 200 इंटू 0.04 इक्वल टू 8, और 8 प्लस 30 कितना होगा, V इन मैक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। जेनर डायोड का 2 क्वेश्चन हुआ हमारे पास अभी, तो इससे पहले हमने रेजिस्टेंस का रेंज निकाला था, ये वोल्टेज का रेंज निकाला, करना कुछ नहीं है, मिनिमम वैल्यू के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल और मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर
KCL। चलिए आगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्लिपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लिपर में हम डायोड को बाय डिफॉल्ट आइडियल मान के चलते हैं कि डायोड हमारा कैसा है, आइडियल है। ठीक है। अब क्लिपर को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म होगी या तो साइन होगी या तो ट्रायंगुलर होगी, स्क्वायर में क्लिपर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, करें इसको सॉल्व। सबसे पहले तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हमारे पास पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये डायोड का पी टर्मिनल है, एन टर्मिनल, हाँ तो क्लियर है क्या। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम ए को कैसी वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज है ना, ए को कैसी वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज, और बी को, ठीक है, ए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब ए पे हमारा कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है डायोड का, एन टर्मिनल, और बी पे पी टर्मिनल, यहाँ तक क्लियर है। अब एन पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, एन पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं मतलब डायोड रिवर्स बायस में होगी। डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर कोई हमारे पास डायोड है, ये हमारा पी साइड है और ये एन साइड है, पोटेंशियल एट पी साइड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए पोटेंशियल एट एन साइड से, तो हम बोलेंगे वो फॉरवर्ड बायस में। और पोटेंशियल एट पी साइड अगर लेस देन है पोटेंशियल एट एन साइड, तो हम क्या बोलेंगे, वो रिवर्स बायस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं। अगर दोनों साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और डायोड को फॉरवर्ड में रखना हो तो इधर वाला पॉजिटिव ग्रेटर होना चाहिए इन कंपेयर टू एन साइड के पॉजिटिव। समझ में आ रही है। अगर दो ये 4 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये 2 वोल्ट से कनेक्टेड है तो 4 वोल्ट इज ग्रेटर, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज ग्रेटर, तो इस केस में डायोड किस में होगी, फॉरवर्ड में होगी। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एन नेगेटिव में। पी पे पोटेंशियल ग्रेटर होना चाहिए एन से, तब फॉरवर्ड, और पी पे कम है तो रिवर्स। ठीक है, अब जो हमारे पास वेवफॉर्म है उसमें 0 to 16 हमारा जा रहा है, 0 to, सॉरी, ये हम को 10 वोल्ट कर लो, 0 to 10 वोल्ट। तो इसमें हमने क्या देखा है कि मैक्सिमम 0 to 10 जा रहा है, तो 0 to 10 एकदम से तो नहीं जाएगा ना, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 10 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन साइड का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, 0 से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 वोल्ट है। तो जब एन साइड का पोटेंशियल जब तक 4 वोल्ट से कम रहेगा, एन साइड पे जब तक पोटेंशियल 4 वोल्ट से कम रहेगा, है ना, ये तो धीरे 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 10 होगा, एकदम से 10 थोड़ी एन साइड पे पहुंच जाएगी, है ना, क्या पहुंचेगी, 0 1 2 3 4। तो 4 वोल्ट से जब तक कम रहेगा तब तक पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा है, पी साइड का। जैसे ही एन साइड पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगी 4 से ज़्यादा, अब एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम लगेगा। तो दो केस होगी यहाँ पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। पहला, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट हो, और दूसरा जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो। ठीक है, दो केस बनेगा। जब लेस देन 4 वोल्ट है इनपुट वोल्टेज, लेस देन 4 वोल्टेज मतलब एन साइड का पोटेंशियल कम है। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एट एन साइड इज लेस देन पोटेंशियल एट पी साइड, इस केस में हमारा डायोड किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में है तो अंदर कोई करंट जाएगी, अंदर कोई करंट नहीं जाएगी।
यहाँ से तुम पोटेंशियल मेजर करोगे तो जो इनपुट आएगा वही आउटपुट पे मिलेगा हमें, क्योंकि अंदर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो पोटेंशियल हम इन दोनों पॉइंट से ले रहे हैं, तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो आउटपुट होगा हमारा इनपुट को कॉपी करेगा। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड केस में क्या होगा, जैसे ही एन साइड का पोटेंशियल 4 वोल्ट को क्रॉस कर जाएगा, मतलब एन साइड पे अब ग्रेटर वोल्टेज है इन कंपेयर टू पी साइड, तो यहाँ पर वी एन इज ग्रेटर देन वीपी, यानी कि एन साइड का पोटेंशियल ग्रेटर हो गया वीपी से। इस केस में हमारा डायोड क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर एन साइड पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर है एन साइड से, इस केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस में है तो शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होते ही आउटपुट को क्या दिखेगा कि दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कितने की कनेक्टेड है, 4 वोल्ट की। यहाँ पर आउटपुट हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट। इस केस में जब एन साइड का पोटेंशियल ग्रेटर हो जाएगा पी साइड से, तो डायोड किस में चली जाएगी, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, मतलब अंदर का पार्ट ओपन सर्किट, और जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या होगा, इनपुट को कॉपी करें। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, फॉरवर्ड बायस की, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ए कनेक्टेड होगी हमारी नेगेटिव टर्मिनल से, और बी कनेक्टेड होगी हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर अगेन एन कनेक्टेड है और यहाँ पे पी कनेक्टेड। ठीक है, यानी कि पी पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। पी पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, इस बैटरी की वजह से भी पी पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो डायोड ऑलवेज ऑन। जब डायोड ऑलवेज ऑन होगा, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा 4 वोल्ट का मिलेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड हमेशा 4 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी आउटपुट मिलेगी वो 4 वोल्ट पे मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये पी को फॉरवर्ड में रखने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, और बैटरी की वजह से भी ये फॉरवर्ड में रहेगा। ठीक है, तो डायोड हमारा ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में होगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, 4 वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है वेवफॉर्म की। वेवफॉर्म कैसा बनेगा, सबसे पहले तो जो बैटरी जितने पोटेंशियल लगी हुई है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट पे एक इमेजिनरी एक डॉटेड लाइन ले लेंगे 4 वोल्ट पे। ठीक है, और वो लाइन जहां भी कट कर रही है 4 वोल्ट का, जहां भी कट कर रही है वहां से एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ साइड ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए लेस देन 4 वोल्ट और ग्रेटर देन 4 वोल्ट बात हो रही। ठीक है, जहाँ साइकिल इंड हो रही है वहाँ पे गेट। ठीक है, अब बात करते हैं वेवफॉर्म की। पहले तो लेस देन 4 वोल्ट, लेस देन 4 वोल्ट मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, और इस पार्ट में आउटपुट क्या है हमारा, 4 वोल्ट पे फिक्स्ड है, यानी कि आउटपुट 4 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगी दोनों साइड। दोनों ही, ये रेंज हमारा 4 वोल्ट से कम है, ये 4 वोल्ट से कम है, उस टाइम पे आउटपुट कितनी है,
4 वोल्ट। और जैसे ही 4 वोल्ट को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, 4 वोल्ट को जैसे ही क्रॉस करा तो आउटपुट हमारी इंक्रीज हुई कितनी, जैसे ही ग्रेटर देन 4 वोल्ट जा रहे हैं तो ग्रेटर देन 4 वोल्ट पे आउटपुट इनपुट को कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये कॉपी करेगा, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 10 वोल्ट तक। नेगेटिव हाफ में डायोड ऑलवेज ऑन है तो आउटपुट कहाँ पे फिक्स हो गई, 4 वोल्ट पे। तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट फिक्स हो जाएगा कहाँ पे, 4 वोल्ट पे ही आगे नेगेटिव हाफ साइकिल में हो जाएगा। तो कुछ ऐसा वेवफॉर्म आएगा हमारा आउटपुट का इस क्लिपर सर्किट। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लैम्पर का क्वेश्चन है। क्लैम्पर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर क्लैम्पर के क्वेश्चन में जो हमें वेवफॉर्म गिवन होगा वो स्क्वायर में गिवन होगा। रीजन, क्योंकि स्क्वायर में वोल्टेज क्या होती है, अगर 10 वोल्ट की बात करें तो 10 यहाँ से यहाँ तक एकदम से 10 वोल्ट पहुंचेगी। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 10 वोल्ट मिलेगी। और 10 वोल्ट यहाँ पर कितना, 10 वोल्ट विद इन इंस्टेंट पहुंचेगी। यहाँ पर कोई भी ट्रायंगुलर वेव नहीं है और कोई भी साइन वेव नहीं है जो टाइम लगेगा। 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट डायोड पे पहुंच गई, 10 वोल्ट पहुंची। डायोड का ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, कि पी पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है एन साइड से, ऑब्वियस है डायोड हमारी ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही आउटपुट पे क्या दिखेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस की कोई मतलब नहीं रह गया जब डायोड ऑन है। यहाँ से दिखेगा कि हमारे बीच में कितना है, आउटपुट क्या होगी, 5 वोल्ट की बैटरी दिखेगी। ठीक है, तो आउटपुट 5 वोल्ट हो जाएगा। और उसी टाइम पे हमारा कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा होगा। कैपेसिटर कितने से चार्ज होगा, इसमें केसीएल लगा लो। तो यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं 10, तो 10 माइनस वी सी माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो वी सी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कैपेसिटर चार्ज हो गया हमारा 5 वोल्ट। अब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया मतलब ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस, पोलैरिटी अपने अगले साइकिल तक वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कितने से चार्ज हुआ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, 5 वोल्ट से। अब जब अगली साइकिल आएगी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस। अब एकदम से यहाँ पर वोल्टेज कितना पहुंच जाएगी, -5, और -5 और +5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0। और उधर निगेटिव वोल्टेज रहेगा पी पे, यानी डायोड किस में होगी, रिवर्स बायस में रहेगी। और रिवर्स बायस में रहेगी तो डायोड ऑफ, डायोड क्या हो गई, ऑफ। तो अब कोई भी करंट डायोड में नहीं जाएगा, अब करंट कहाँ से जाएगा, रेजिस्टेंस से जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से जाएगा तो यहाँ से पोटेंशियल मेजर करोगे तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि 5 वोल्ट से एक कैपेसिटेंस चार्ज है, और इधर -5 दिखेगा ना। यहाँ से आउटपुट देखेंगे तो हमें इधर से कैपेसिटेंस -5 दिखेगा, और इधर से -5 जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं माइनस का। तो -5 और -5 टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसका वेवफॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, हमें दो चीज़ें पता चल गई कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ मैक्सिमम आउटपुट कितना है, 5 वोल्ट। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ मैक्सिमम आउटपुट 5 वोल्ट। ठीक है, और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ आउटपुट कहाँ शिफ्ट हो गया, -10, तो -10, और ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ दिस क्लैम्पर सर्किट। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक क्लैम्पर सर्किट है, तो सॉल्व करना है।
सेम चीज, पहला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लैम्पर सर्किट में ध्यान देना है कि क्लैम्पर सर्किट में वही साइकिल पहले लेंगे जिसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाए। तो कैपेसिटर कब चार्ज होगा? ड्यूरिंग जब डायोड ऑन होगा। और डायोड कब ऑन होगा? ड्यूरिंग जब ये प्लस और ये माइनस हो। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ लेंगे, पहले नेगेटिव हाफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ डायोड ऑन, क्योंकि डायोड को कितना मिल जाएगा? 25 वोल्ट सफिशियंट है ऑन होने के लिए, तो डायोड हो जाएगी ऑन। ठीक है, 25 वोल्ट की नेगेटिव हाफ की बात हो रही है। डायोड ऑन, ऑन होते ही डायोड को बीच में दिखेगी बैटरी कितने की? 4 वोल्ट की। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ आउटपुट कितना हो गया? 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसी हाफ में हमारा कैपेसिटर भी चार्ज होगा, कितने से? 25 वोल्ट और 4 वोल्ट दोनों मिलकर चार्ज करेंगे इसको, कितने से? 25 और 4 26, 27, 28 और 29 वोल्ट से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जिसकी पोलैरिटी इधर से चार्ज हो रही है, तो ये प्लस और ये माइनस, जो अगले साइकिल तक मेंटेन होके रहेगी। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो गया? 29 वोल्ट से चार्ज हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम निगेटिव हाफ की। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ की। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ क्या होगा? ये प्लस ये माइनस और अब 15 वोल्ट होगा ये। ठीक है, अब डायोड तो ऑफ हो जाएगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। डायोड ऑफ मतलब अंदर कोई करंट जाएगी नहीं। यहाँ से पोटेंशियल देखोगे तो क्या दिखेगा? 29 वोल्ट से ये चार्ज है, 29 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, आउटपुट कितना हो जाएगा? 29 प्लस 15। इधर से देखोगे तो प्लस माइनस 29 और 15 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लो 29 प्लस 15, दैट इज 44 वोल्ट। ठीक है, बस हमें एक और वोल्टेज पता चल गया, मैक्सिमम और मिनिमम, तो हम ग्राफ तो बना ही लेंगे। आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ मैक्सिमम हम लोग आउटपुट लेंगे प्लस के 44 से, और निगेटिव हाफ में आउटपुट कहाँ तक आएगा? एक सेकंड, 44 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट तक फिक्स्ड है, 4 वोल्ट। इस तरह से हमारा ग्राफ आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। कितने से शुरू होगा? 44 वोल्ट से। पॉजिटिव हाफ की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 44। और निगेटिव हाफ की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। 44 से 4 के बीच में हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ वेव डबलर, ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर। मल्टीप्लायर सर्किट है हमारा। सिंगल सर्किट में हमें हाफ वेव कितना मिल जा रहा है? डबलर भी मिल जाता है, ट्रिपलर भी मिल जाता है और क्वाड्रपलर भी मिल जाता है। और वो सब डिपेंड करता है कि हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो पहली साइकिल में हमारा D1 ऑन होता है। ठीक है, जब D1 ऑन हो गया तो यहाँ से VM D1 ऑन, वो इस कैपेसिटर को कितने से चार्ज कर देगा? VM से। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? ड्यूरिंग फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल तो हमारा D2 ऑन होगा, और D2 ऑन होते ही वो C2 को चार्ज कर देगा कितने से? ट्वाइस ऑफ VM से। ठीक है, ट्वाइस ऑफ VM से क्यों करेगा? क्योंकि ये तो VM चार्ज हो गया था, अब साइकिल चेंज, तो मतलब ये प्लस और ये माइनस और ये रहेगा तो VM ही। तो VM और VM मिलकर टोटल इस कैपेसिटेंस को कितने से चार्ज करेंगे? ट्वाइस ऑफ VM से। अब अगली साइकिल आएगी पॉजिटिव हाफ, उस टाइम पे हमारा D2 ऑन होगा, और जब D2 ऑन होगा तो हमारा साइकिल कैसा होगा? सॉरी, D2 तो निगेटिव हाफ, D3 ऑन होगा अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। D3 ऑन होगा मतलब
अब कौन सी कैपेसिटर चार्ज होगी? C3। C3 कितने से चार्ज होगी? अगेन ट्वाइस ऑफ Vm से चार्ज होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर मिलकर और ये वोल्टेज मिलकर हमें Vm, सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ये Vm और ये Vm तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब KCL लगाओगे। तो C2 वाला जो ट्वाइस ऑफ Vm है वो C3 को चार्ज कर देगा कितने से? ट्वाइस ऑफ Vm से। ठीक है। जब अगली निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस टाइम पे हमारा D4 ऑन होगा और C4 चार्ज हो जाएगा कितने से? ट्वाइस ऑफ Vm से। ठीक है। इन सब के बीच में अब मुझे इसी सर्किट से डबलर लेना है। डबलर के लिए आउटपुट यहाँ से लोगे तो क्या मिल जाएगा? डबलर सर्किट, डबल हो जा रही है वोल्टेज। ट्रिपलर के लिए आउटपुट यहाँ से लोगे तो ट्रिपल सर्किट, और क्वाड्रपलर के लिए आउटपुट यहाँ से लोगे तो 4 टाइम्स ऑफ Vm मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में क्या हो रहा है? D1 ऑन है, D1 ऑन है और C1 चार्ज हो रहा है कितने से? C1 चार्ज हो जाएगा Vm से। मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से Vm दे रहे हैं तो Vm से ही चार्ज होगा। अब ड्यूरिंग फर्स्ट निगेटिव हाफ में क्या होगा हमारा? D2 ऑन है, D2 ऑन है और C2 चार्ज होगा कितने से? C2 चार्ज हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ Vm से, क्योंकि ये Vm और ये Vm मिलकर दोनों चार्ज करेंगे कितने से? ट्वाइस ऑफ। थर्ड केस ड्यूरिंग सेकेंड पॉजिटिव हाफ। जब अगली साइकिल आएगी पॉजिटिव टाइम पे क्या होगा? जब अगली साइकिल आएगी तो D1 D2 तो ऑन हो चुके हैं पॉजिटिव, और D3 ऑन होगा। D3 ऑन, D3 ऑन, और D3 ऑन होगी तो कौन सी वो कैपेसिटेंस चार्ज होगी? ऑब्वियस है C3, और C3 भी कितने से चार्ज होगी? ट्वाइस ऑफ। ठीक है। फोर्थ केस, जब ड्यूरिंग सेकेंड निगेटिव हाफ, इस केस में हमारा D4 ऑन हो जाएगा, D4 ऑन, और C4 चार्ज होगा अगेन ट्वाइस ऑफ। ठीक है। अब ये सर्किट डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपलर कैसे काम करती है वो सब डिपेंड करता है कि तुम आउटपुट कहाँ से ले रहे हो। यहाँ से आउटपुट लिया तो डबलर, यहाँ से आउटपुट लिया तो ट्रिपलर, यहाँ से आउटपुट लिया तो क्वाड्रपलर। ठीक है। नेक्स्ट है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट फर्स्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। तो वैरेक्टर डायोड कौन सी है? रिवर्स बायास में काम करेगी। रिवर्स बायास में काम करेगी, और रिवर्स बायास में जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। काम कहाँ कहाँ कर सकता है? FM मॉड्यूलेटर, ट्यूनिंग सर्किट, TV रिसीवर और रेडियो रिसीवर। ठीक है। और ये हमेशा रिवर्स बायास में कनेक्ट करते हैं, एज ए ट्यूनर सर्किट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। डायोड ही है, डायोड के साथ एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो वो कौन सा होता है? हमारा वैरेक्टर डायोड होता है। अब इस डायग्राम में देखो कि जो ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है CT, वो रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारा कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? अब तुम्हें पता होगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब निगेटिव वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे, मतलब
डिप्लेशन लेयर विथ इंक्रीज करेगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर विथ इंक्रीज करता है ना। अगर हम इससे पहले डायोड में जाओ तो डायोड में क्या होता है, जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाते हो डिप्लेशन लेयर विथ इंक्रीज करता है, राइट। डिप्लेशन लेयर विथ और कैपेसिटेंस की विथ यहाँ पर सेम है, ठीक है। ये डी क्या है, डिप्लेशन लेयर विथ बोलो या कैपेसिटेंस के दोनों प्लेट का विथ बोलो, सेम बात हो रही है वेक्टर डायोड में, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर विथ अगर बढ़ रही है तो बाय डिफॉल्ट क्या बढ़ रहा है, डी बढ़ रहा है, और डी बढ़ रहा है मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो रही है। बस जैसे जैसे हमने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया हमने डिप्लेशन विथ बढ़ाया, डिप्लेशन विथ बढ़ाया तो कैपेसिटेंस के प्लेट की डिस्टेंस बढ़ी, और कैपेसिटेंस की प्लेट की डिस्टेंस बढ़ी तो हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही इंक्रीज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। बस वेक्टर में इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा टनल डायोड। टनल डायोड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड के सिंबल की बात करें तो कुछ ऐसी होगी, और टनल डायोड हमारा बहुत ही हाईली डोप्ड होता है इन कंपेयर टू एनी अदर डायोड। 1000 टाइम्स ग्रेटर डोपिंग करते हैं हम इसकी, जेनर डायोड से भी ज़्यादा डोपिंग होती है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, पहले तो करंट इंक्रीज करेगा किस पॉइंट तक, वीपी तक, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज तक हमारा करंट इंक्रीज करेगा। पीक वोल्टेज के बाद हमारी करंट कम होने लगती है, ठीक है, और वैली वोल्टेज तक करंट डिक्रीज होती है। वैली वोल्टेज के बाद करंट फिर नॉर्मल डायोड की तरह काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब इसका प्रॉपर एक अच्छा खासा थ्योरी है, तो उस थ्योरी का डायग्राम बेस्ड है तो उसको कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो टनल डायोड में बस ये सब लिख दो कि ये सब एग्जिस्ट करता है, हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें टनलिंग इफेक्ट पाया जाता है, और टनलिंग इफेक्ट के बाद कैरेक्टरिस्टिक बनाओ और इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट ए टू बी में क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू दी एट वेरी लो वोल्टेज ड्यू टू दी टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है इसमें टनल इफेक्ट आ रहा है, होना नहीं चाहिए था लेकिन स्टिल हो रहा है ड्यू टू दी टनलिंग इफेक्ट। करंट डिक्रीजेज, और यहाँ इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट कम हो रहा है, तो ये वाला रीजन हमारा किस में आता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में आता है, ठीक है। निगेटिव रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज के साथ करंट बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, दैट्स वाई निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो सी पॉइंट के बाद, और सी पॉइंट के बाद हमारा डायोड जो है नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। बस इतना कर दो टनल डायोड पे। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मेजर एप्लीकेशन माइक्रोवेव, ठीक है, और देन बाइनरी मेमोरी में हम लोग टनल डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।